जय हिंद दोस्तों, मैं अरमानदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्प्रिंट फिट स्टफ में। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और जो मेरे यहाँ पर नए व्यूअर्स आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि मसल फाइबर्स के ऊपर है। एक्चुअली में मसल फाइबर क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती हैं और क्या कौन सी ट्रेनिंग करने से कौन सी मसल फाइबर हिट होती है, क्या ये चेंजेबल है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मसल फाइबर क्या होती है? एक्चुअली में मसल फाइबर्स हमारे मसल में पाई जाती हैं। ये मसल फाइबर्स का एक ग्रुप बनता है, तब जाके हमारी एक मसल तैयार होती है। फॉर एग्जांपल ये जैसे मेरा बाइसेप है, तो ये हमारा बाइसेप है, इसके अंदर इतनी बारीक बारीक मसल फाइबर्स जुड़कर एक ग्रुप बनाती है, तब जाके ये बाइसेप बनता है। ठीक है, ये तो अब बात होगी कि मसल फाइबर क्या होती है और मसल फाइबर कैसे एक मसल को बनाती है। अब बात करते हैं कि मसल वर्क कैसे करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके जाता हूँ, हमारा ब्रेन में, हमारे शरीर में बहुत सारे मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कि मसल के साथ कनेक्ट है। तो जैसे ही हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, एक स्टिमुलस देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है उस मोटर न्यूरॉन्स को जो कि मसल के साथ कनेक्ट है, तो वहाँ से सिग्नल जाता है और कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ कैल्शियम एक प्रोडक्ट है जो कि रिलीज होता है, उससे मायोसिन और एक्टिन ये दोनों वर्क करते हैं, जिसके करके कि हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे ही हमने अपने ब्रेन से स्टिमुलस देना बंद किया तो हम रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को संभालता है, वही देखता है कि कौन सी मसल कब काम करवानी है, कब नहीं करवानी है। अब बात करते हैं हम मसल फाइबर कितने तरह की होती है। बेसिकली मसल फाइबर 3 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2X। पहले हम बात करते हैं टाइप 1 मसल फाइबर के बारे में। टाइप 1 मसल फाइबर बेसिकली स्लो ट्विच मसल फाइबर होती है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर भी कहते हैं। और इस मसल फाइबर को यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये बेसिकली एंड्योरेंस एथलीट जैसे कि 3 किलोमीटर स्टीपल चेज हो गया, लॉन्ग साइकिलिंग वाले हो गए, या कोई मैराथन करता है, हाफ मैराथन करते हैं, उनमें पाई जाती हैं। ये हमारे एंड्योरेंस पे बेस होती है, यह हमारी एंड्योरेंस को बढ़ाती है। अब बात हम करते हैं टाइप 2X के बारे में। टाइप 2X मसल फाइबर जो होती है वो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होती है। इसे हम ग्लाइकोलैक्टिक और ATP CP मसल फाइबर भी कहते हैं। ग्लाइकोलैक्टिक मीन्स कि ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है ATP बनाने को, और ATP CP के में एंड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन का यूज़ करती हैं ये अपने फॉस्फेगन बनाने को। ठीक है, अब बात जब भी मैं ग्लाइकोलैक्टिक और ATP CP बात करूँ तो मतलब कि ये ग्लूकोज, ग्लाइकोलैक्टिक का मीनिंग ये ग्लूकोज का यूज़ करती है, ऑक्सीडेटिव का मीनिंग ये ऑक्सीजन का यूज़ करती है। ठीक है, मैं ये बात पहले क्लियर कर दूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो ये टाइप 2X जो मसल फाइबर है वो ग्लाइकोलैक्टिक भी है और ATP CP मसल फाइबर भी है। ये बेसिकली स्प्रिंटर्स में पाई जाती है। स्प्रिंटर्स हो गया, वेट लिफ्टर हो गया, जो भी एकदम एक्सप्लोजिव वर्कआउट करते हैं, जो एकदम ही एक्सप्लोजिव वर्कआउट करते हैं, ये उन एथलीट्स में पाई जाती है। तीसरी इन दोनों की मिक्सचर से हाइब्रिडिंग से बनती है। तीसरी मसल फाइबर का नाम है टाइप 2A मसल फाइबर, जो कि ऑक्सीडेटिव और ग्लाइकोलैक्टिक दोनों की हाइब्रिडिंग से बनती है। ठीक है, ये दोनों इसमें पाई जाती है। ठीक है, और ये जैसे कि ये 400 मीटर से लेके 1600 मीटर के जड़े एथलीट होते हैं उनमें पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो मेन पावर इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीजन भी होती है और साथ में ये ग्लूकोज का भी इस्तेमाल करते हैं अपना वर्क करने के लिए। आपको एक ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये तीनों तरह की मसल फाइबर हमारी बॉडी में पाई जाती है, पर हाँ इन तीनों की डिफरेंट रेशो होती है हर एक ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि ये इनहेरिटेंट हमें मिलती हैं, हमारे मतलब कि हमारे माता पिता से ये हमें मिलती हैं। किसी में फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होती है, किसी में स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होती है, किसी में इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, सबकी रेशो अलग अलग होती हैं। अब बात करते हैं कि इनमें ट्रेनिंग इफेक्ट के क्या मतलब कि क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो ट्रेनिंग इफेक्ट होती है इनकी अलग अलग कैसे होती है। बेसिकली हम बात करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज की, एरोबिक ट्रेनिंग की या एंड्योरेंस ट्रेनिंग की
इन दोनों का एरोबिक और एंड्योरेंस नाम दिया जाता है। एरोबिक और एंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं। वैसे एरोबिक ट्रेनिंग टाइप 1 मसल फाइबर के लिए यूज़ होती है, जो कि हमारी स्लो ट्विच मसल फाइबर है उसके लिए यूज़ की जाती है। इससे कि ये होता है कि हमारी जो अंदर कैपिलरीज है, जो हमारी अंदर नसें हैं या कैपिलरी, वो इंक्रीज़ होती हैं, जिसके करके कि हमारे बॉडी से ब्लड बहुत ज़्यादा जाया जाता है, उनके थ्रू निकाला जाता है। और ऑक्सीजन, अगर ब्लड ज़्यादा जाएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लो होंगे, जिसके करके कि हमारी लैक्टिक एसिड जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है उसको बनाने में डिले कर सकते हैं हम, जिसके करके कि बॉडी थकती नहीं है और हम बहुत आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं। और साथ ही में ये हमारी स्लो ट्विच मसल फाइबर को रिक्रूट करती हैं, जिसके करके कि हमारी एंड्योरेंस भी बढ़ती है। अगर आप एक स्प्रिंटर हैं तो आपके लिए एंड्योरेंस ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग वैसे ख़राब नहीं होंगी, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा करते हैं, जैसे लॉन्ग रनिंग होगी हमारी, पेस रनिंग होगी हमारी, या अगर आप स्प्रिंटर है तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि ये आपकी जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है उसे धीरे धीरे टाइप 2A में कन्वर्ट कर देगी। जो आपकी टाइप 2X मसल फाइबर है वो आपकी धीरे धीरे टाइप 2A में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये स्प्रिंटर्स के लिए एरोबिक ट्रेनिंग इतनी ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा बार यूज़ करेंगे तो आपकी स्प्रिंट की क्षमता कम हो जाएगी, आपकी स्पीड जो एक्सप्लोजिवनेस होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। पर ये ट्रेनिंग एंड्योरेंस एथलीट के लिए बहुत बेनिफिट हो सकती है। जैसे कि हमारे कुछ मैं एक्सरसाइज मेथड का नाम बताता हूँ, जैसे कि फार्टलेग ट्रेनिंग होगी, मतलब कि स्लो फास्ट जिसे हम कहते हैं वो होगी, पेस रनिंग होगी, लॉन्ग रन हो गए। ठीक है, ये हमारी एंड्योरेंस एथलीट के लिए बहुत बेनिफिट दे सकते हैं उनकी एरोबिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। दूसरी ट्रेनिंग जो हम करते हैं वो करते हैं हम एनएरोबिक, यानी कि स्प्रिंट ट्रेनिंग जिसे हम कह सकते हैं, जो स्प्रिंटर्स के लिए होती है, या हम कुछ जो 400 मीटर के एथलीट भी करते हैं, 800 मीटर के भी कुछ कर सकते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। अब कि एनएरोबिक ट्रेनिंग क्या होती है। एनएरोबिक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एटीपी, सीपी और ग्लाइकोलैक्टिक को इंक्रीज करती है, यानी कि एटीपी, सीपी और ग्लाइकोलैक्टिक का इस्तेमाल करती है। मतलब कि इसमें क्रिएटिन का और ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है मेनली इस ट्रेनिंग में। ठीक है, एटीपी जो हमारी जो क्रिएटिन का इस्तेमाल होता है वो 5 सेकंड से 10 सेकंड वाली में होता है, और जो ग्लूकोज का यानी ग्लाइकोलैक्टिक का यूज़ होता है वो हमारी 20 सेकंड से लेकर 120 सेकंड तक की जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है उसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये हमारी स्पीड को इम्प्रूव करने में भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग मेथड है। ये हमारी जो स्पीड को इम्प्रूव करेगा, और तो और बफरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। बफर कैपेसिटी क्या कहते हैं, अगर हमारी लैक्टिक एसिड बनता तो हम कितनी देर तक उसे होल्ड कर सकते हैं, कितनी देर तक हम बिल्कुल थके, बिल्कुल फटीग हुए आराम से भाग सकते हैं। जैसे हम भागते हैं तो हमारे बॉडी एटीपी का यूज़ होता है, तो साथ में साथ हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड से हमारा लैक्टेट बनता है, और लैक्टेट के साथ हमारे हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, जो कि हमारी कैल्शियम को रोकने में दिक्कत देते हैं। अब मैंने पहले आपको बताया था कि कैल्शियम हमारे एक्टिन मायोसिन में काम करती है, जिसके करके कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन जब हाइड्रोजन आयंस बनते हैं तो वो कैल्शियम की प्रोडक्शन को थोड़ा कम करते हैं, जिसके चक्कर में ये होता है कि हम कैल्शियम की सप्लाई नहीं हो पाती और एक्टिन मायोसिन अपना वर्क नहीं करते, जिसके करके ये होता है कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में दिक्कत आती है और हमारी मसल फटीग हो जाती है। पर इस ट्रेनिंग से हमारी बफर कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी में बायोकार्बोनेट बनता है, जो कि हमारे इस H+ आयंस को बाहर निकाल देता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। किसी दिन मैं आगे लैक्टिक एसिड और साथ में लैक्टिक एसिड की बफर कैपेसिटी के बारे में भी बात करूंगा कि ये क्या होती है, इसमें लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, और ये एंड्योरेंस एथलीट में कैसे बनता है और स्प्रिंटर्स में कैसे बनता है, किस तरीके से क्या करते हैं और इसको कैसे हम रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मसल फाइबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। रेजिस्टेंस, अगर कोई एथलीट है बेसिकली वो अगर वेट ट्रेनिंग करता है, कोई एथलीट वेट ट्रेनिंग करता है विद हैवी लोड्स विद लो रैप, कोई करता है मॉडरेट लोड्स विद हाई रैप्स। ठीक है, और अगर एथलीट अगर अपनी वेट ट्रेनिंग करे और साथ में प्रॉपर डाइट ले तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो सकती है। लेकिन हाइपरट्रॉफी हमारी डिपेंड करती है हमारे वेट्स पर, हमारे रेस्ट्स पर, जो हम सेट में रेस्ट लेते हैं या रैप्स में रैप्स लगाने के बाद रेस्ट लेते हैं, हमारी ओवरऑल डाइट पर, स्लीप पर, इन सब पर हाइपरट्रॉफी हमारी एग्जिस्ट करते हैं कि हाइपरट्रॉफी कितनी होगी कितनी नहीं होंगी। पर्सन रेगुलर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है वो नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स को डेवलप करता है, और एक मोटर यूनिट
सेवरल मसल फाइबर से बनी होती हैं और ये मसल फाइबर को स्टिमुलस करने का काम हमारे मोटर न्यूरॉन्स करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन से सिग्नल भेजते हैं और इसे स्टिमुलस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी वर्कआउट नहीं किया और वर्कआउट के पहले आपके सिर्फ 5 मोटर यूनिट्स है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, पहले आपके सिर्फ 5 मोटर यूनिट्स है, पर आपने अपनी ट्रेनिंग की, अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, उसके बाद आपके हौली हौली मोटर यूनिट्स बढ़ने लगे, ठीक है, जिसके करके वो 5 से डबल होकर 10 हो गए, जिससे कि आपकी हाइपरट्रॉफी भी हुई और आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी गेन हुई और थोड़ी पावर भी गेन हुआ। अब हम बात करते हैं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है बेसिकली, जैसे कि हाइपरट्रॉफी होती है वैसे ही स्ट्रेंथ होती है, वैसे ही पावर होती है, वैसे ही मसल एंड्योरेंस होती है। ये अलग मैं आगे बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं कि मसल स्ट्रेंथ क्या होती है। मसल स्ट्रेंथ वो होती है कि हम कोई एक मसल ग्रुप से मैक्सिमम फोर्स कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक पर्सन है, वो एक 150 kg की उसकी बेंच प्रेस है 1 रैप मैक्स, मतलब कि वो एक ही रेपिटेशन लगा सकता है 1 रैप मैक्स बेंच प्रेस, ठीक है। और एक दूसरा एथलीट है, वो 120 kg की 1 रैप मैक्स लगा सकता है बेंच प्रेस, ठीक है। तो जिस बंदे ने 150 की बेंच प्रेस लगाई है उसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो एक मसल ग्रुप से बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब बात करते हैं हम मसल पावर क्या होती है। कहीं जाने मसल पावर और स्ट्रेंथ को सेम समझ लेते हैं, कुछ हद तक ये सेम होती है पर इसमें कुछ डिफरेंस होता है। मसल पावर का मतलब ये है कि हम कोई भी अगर वेट लगा रहे हैं, कोई हैवी वेट 1 रैप मैक्स पर लगा रहे हैं, तो हमें वो वेट कितनी जल्दी हम उसे कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एथलीट ए है और एक एथलीट बी है, ठीक है। जो ए एथलीट है वो 150 kg की बेंच प्रेस लगा रहा है विद 1 सेकेंड, तो जो दूसरा एथलीट है, जो बी एथलीट है, वो 150 kg की ही बेंच प्रेस लगा रहा है विद 0.5 सेकेंड। जो 0.5 सेकेंड वाला एथलीट है उसकी पावर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जिसने 1 सेकेंड में बेंच प्रेस लगाई है। और ये स्ट्रेंथ, जो ये हमारी स्ट्रेंथ को हम ट्रेन करते हैं और जो हम पावर को ट्रेन करते हैं वो ज़्यादातर स्प्रिंटर्स ट्रेन करते हैं। अलग अलग सबका अलग अलग परसेंटेज पर ट्रेन होता है, किसी का मतलब कि 1 रैप मैक्स सबके अलग अलग होते हैं, किस तरीके से कब क्या ट्रेन करना है, ठीक है। ये मैं आगे किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि ये स्ट्रेंथ को कैसे ट्रेन करना है, पावर को कैसे ट्रेन करना है और स्पीड को कैसे ट्रेन करना है। मैं बात करता हूँ कि मसल एंड्योरेंस की। मसल एंड्योरेंस क्या होती है? मसल एंड्योरेंस बेसिकली देखी जाती है हमारे ये लॉन्गर रनर में होगी, मैराथन वाले में 3 किलोमीटर जो स्टीपल चेस भागते हैं, इवन 1600 मीटर वाले में भी होती है। जो हमारे आर्मी के भाई तैयारी करते हैं, 1500 मीटर के एथलीट हो गए, 800 मीटर वाले भी मसल एंड्योरेंस की कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट देती हैं ये एक्सरसाइजेज, ठीक है। तो ये मसल एंड्योरेंस क्या होता है कि अगर हम 1 रैप मैक्स पर, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 100 kg की हम स्क्वाट लगा रहे हैं 1 रैप मैक्स पर कोई एथलीट, तो वो 75% पर कितनी रेपिटेशन लगा सकता है, वो जितनी रेपिटेशन लगा सकता है उसे मसल एंड्योरेंस कहते हैं। मतलब कि हम कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो उसकी रेपिटेशन हाई जितनी जाएगी वो मसल एंड्योरेंस में गिनी जाती हैं। अब एक सवाल उठता है कि क्या आप स्लो ट्विच मसल फाइबर को फास्ट ट्विच मसल फाइबर में इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि उसमें बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? बेसिकली इसका जवाब है नहीं। आप स्लो ट्विच मसल फाइबर को फास्ट ट्विच मसल फाइबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनहेरिटेंस जो आपको अपने माता पिता से मिले हैं वो स्लो ट्विच मसल फाइबर मिले हैं, तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसे 10% इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते फास्ट ट्विच मसल फाइबर में। वो एक हद तक ही इम्प्रूव होगा, उसके बाद वो मतलब कि स्लो ट्विच मसल फाइबर में इम्प्रूव होता रहेगा, लेकिन वो स्लो ट्विच मसल फाइबर फास्ट ट्विच मसल फाइबर में नहीं कन्वर्ट होगा। अगर आप स्प्रिंटर है और आपके पास फास्ट ट्विच मसल फाइबर है, ठीक है, जो आपको अपने बचपन, अगर आप एक्सप्लोजिव वर्क करते हैं तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर इम्प्रूव हो सकती है 10% और, ठीक है, जो आपको पीछे से जो आपको माता पिता से मिली है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो वर्कआउट उसका सही नहीं करेंगे, आप उसमें एंड्योरेंस वर्कआउट करेंगे फास्ट ट्विच मसल फाइबर, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी टाइप 2A मसल फाइबर में। जो टाइप 2X मसल फाइबर आपकी है उस पर अगर आप एंड्योरेंस वर्क ज़्यादा करते हैं तो वो टाइप 2A में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। वैसे
देखा जाए इसका कोई हमें अभी तो रिसर्च इस पर चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर हम इसको क्या डेफिनेशन देते हैं इसका कोई हमें पता नहीं है। वैसे मैं एक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसे पढ़िए और समझिए कि क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारे में स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है या फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी रेशो अलग अलग होती है हर एक ह्यूमन बीइंग में। जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनमें फास्ट 2x जो टाइप 2x मसल फाइबर है वो ज़्यादा होती है, और जेडे हमारे मैराथन रनर होते हैं उनमें टाइप 1 मसल होती है, और जेडे मिड डिस्टेंस रनर होते हैं उनमें टाइप 2a मसल फाइबर होती है। ठीक है, वैसे हम कैसे पता लगा सकते हैं? पहली बात तो ये कि अगर हमें पता लगाना है तो हम सिर्फ लेबोरेटरी में पता लगा सकते हैं, जो कि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, ACTN3 एक स्पोर्ट्स जीन्स होता है, मसल फाइबर्स के टेस्ट होते हैं, ये कोई बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं जेडी की जैसे दिल्ली और मुंबई वर्गे शहरों में होती हैं। ठीक है, बाहर के कोचिज़ क्या करते हैं, वो छोटे होते ही बच्चों को इन गेम्स में पा देते हैं, वो उनकी मेन स्पीड और एंड्योरेंस को ट्रेन करते हैं, जिसके करके वो जब तक 15 साल के होते हैं तो उन्हें तब जाकर एक स्पेसिफिक इवेंट मिलता है, तब जाकर उनको एग्जामिन कर लेते हैं कि ये स्प्रिंटर के लिए बढ़िया है या ये बढ़िया है एंड्योरेंस के लिए। अगर ये दोनों में बढ़िया तो ये मिड में बात मतलब कि ये थोड़ा बढ़िया एंड्योरेंस में और थोड़ा बढ़िया स्प्रिंट में है तो ये मिड में उसे वो देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीज़ होती है। और अगर हमें वैसे देखना है कि अगर हमारी मसल हैवी हैं तो वो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होती है, क्योंकि फास्ट ट्विच जो मसल फाइबर होती है वो हैवी होती है। आपने वेट लिफ्टर देखे होंगे, स्प्रिंटर्स देखे होंगे, उनकी मसल जड़ी कितनी हैवी होती है, और जो आपने लॉन्ग रनर देखे हैं यानी जो आपने मैराथन वाले वो कितने पतली मसल के होते हैं, तो इससे ही पता चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पतली मसल वाले हैं वो स्प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जेडे हैवी लेग्स हैं, हैवी मतलब कि जेडे हैवी मसल रहे हैं वो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हों उनके, लेकिन जो पतले एथलीट्स होते हैं, जो स्लिम एथलीट्स होते हैं वो भी स्प्रिंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। बस दिक्कत ये है कि हमें ट्रेनिंग की थोड़े टाइम चाहिए होता है, कि उस तरीके से ट्रेनिंग करना होता है कि हमें देखना होता है कि क्या हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट होगा। और आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि आप में फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है या स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है, कि आप अपना एक एक्सप्लोजिवनेस टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल जंप हो गया। ठीक है, आपकी 60 मीटर की रनिंग हो, 60 मीटर की स्प्रिंट होगी। ठीक है, अगर आप एंड्योरेंस एथलीट हो तो आप 600 मीटर का लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपका एंड्योरेंस लेवल चेक कर सकते हैं और स्प्रिंट लेवल चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि इससे प्रॉपर टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी को कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे लिए बेनिफिट है, क्या कौन सा इवेंट हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में जो बच्चे होते हैं मतलब कि गेम्स का इतना वो नहीं है, मतलब कि क्रेज़ नहीं है हमारे इंडिया में, इसीलिए जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को गेम में नहीं पाते। इसलिए मेरी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर वो देख रहे होंगे तो प्लीज़ अपने बच्चों को 8 साल की उम्र से गेम में पाइए, उनको गेम में रुचि लाइए, क्योंकि आजकल जो फ़ोन्स वगैरह आ गया, जो स्मार्टफोन्स आ गया उनमें बच्चे गेम्स खेलते हैं जो उनके लिए बहुत बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए अगर वो बाहर आउटडोर गेम्स खेलेंगे उनके लिए रिफ़्रेश भी होगा और वो फिज़िकली एक्टिव भी होंगे। वैसे आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको कुछ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और तो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत सी मोटिवेशन का कारण बन सकता है और मैं आगे और अच्छी वीडियोज़ लाऊँ। और आपको आगे किस चीज़ पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं बहुत जल्द वो वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। और तो और आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, कोई भी अगर टॉपिक आपको पता करना हो, अगर आपको कोई बात करनी है आप मुझे सीधा मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, टेक केयर।